गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम सभी को। सारे कमेंट सेक्शन पे आज एक बार देख लेंगे कौन कौन आपके पास क्लास में आ जाए, फिर आपके पास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारी जो क्लास रहेगी, आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम स्टार्टिंग जो हम करेंगे थ्योरीज़ का जो सेक्शन है उसको हम कवर करेंगे। आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा कि कैसे प्रश्न आपके पास पिछले 3 एग्ज़ाम में आपके पूछे हैं, जेबीटी और टीजीटी के अंदर। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार सारे कमेंट सेक्शन पे आ जाइए ताकि मुझे पता लगे कौन कौन आपके पास आज क्लास में है। आपको मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। होमवर्क का मैंने आपको कहा था लास्ट 3 डेज़ के अंदर हमने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन किए हैं उसमें से आपने जो 10 क्वेश्चन आपके निकाल कर आने हैं कि आपको जो लगता है कि 10 क्वेश्चन आपके कौन से वो इम्पोर्टेंट है। कितने स्टूडेंट आपकी ईमानदारी से बता रहे हैं कि आपके पास उन्होंने होमवर्क के क्वेश्चन आपके नोट डाउन किए हैं? 10 क्वेश्चन बता दीजिए, और ईमानदारी से बता दीजिए जिसने नहीं किया है, क्योंकि मैं किसी का भी माइक ऑन करवा के पूछ सकता हूँ। तो जिसने 10 क्वेश्चन वो लिख लिए हैं पिछले 10 दिन के अंदर कि ये आपको लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने कवर किए हैं क्लासेस में। जिन्होंने कवर किए हैं वो यस कर दीजिए। कोई बात नहीं, आपके 5 लगते हैं आपको इम्पॉर्टेंट, 6 लगते हैं, 8 लगते हैं, 10 लगते हैं, 10 आपके पास कहा था। जिसने नहीं किया है वो 9 बता दीजिए, जिसने ये किया है वो यस कह दीजिए। फिर मैं किसी भी स्टूडेंट से आपके पूछ लेता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट इसमें से कौन सा लगता है। 3 डेज़ के अंदर जितने भी हमने कवर किए हैं उसमें से आपके पास, नहीं सारे तो उसमें नहीं थे, कुछ आपके पास अन्यथा रहते हैं उसमें कंटेंट। ठीक है, तो अभी आपके पास कौन आपके बताएगा? एक बार नाम मैं आपके बता देता हूँ आपको। ठीक है, कौन आपके बताएगा? न्यू स्टूडेंट। पुराने स्टूडेंट का मुझे पता है कि पुराने स्टूडेंट तो आपके कर लेंगे कवर। न्यू स्टूडेंट में से आपके कौन बताएगा? निशा चिंटा मैम, कर दीजिए माइक ऑन। जब आपको माइक ऑन करने के लिए कहा जाएगा आप माइक ऑन करके आप जो अपना मत रख सकते हैं। चलिए निशा मैम, निशा चिंटा, बता दीजिए आपको कौन से प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे। माइक ऑन कर दीजिए जल्दी से। एक और इंस्ट्रक्शन आपके रहेगी, 1 मिनट मुझे एक इंस्ट्रक्शन देने दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट आपके माइक ऑन नहीं करेगा तो उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। ठीक है मैम, बता दीजिए क्वेश्चन। आपके पास 2 क्वेश्चन आपने बताने हैं जो इम्पोर्टेंट आपको लगे। सर पॉलिटी से बताने हैं। करंट अफेयर से मैम, आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे कल। क्लास में थे आप पिछले कल? हाँ जी हाँ जी। मुझे लगता है आप जल्दी निकल गए थे फिर क्लास से। नहीं सर, क्लास तो पूरी अटेंड करी थी। तो फिर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके कहे थे, किया आपने? यस सर, लिखे तो हैं। बता दीजिए मैम, 2 इम्पोर्टेंट जो आपको लगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे 2? सर एक तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ठीक बात है। इसके अलावा? इसके अलावा सर 7 और 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस 2024 अगस्त में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो माइक ऑन करेगा पल्लवी मैम, पल्लवी पुंडेर। आप बता दीजिए कि आपके इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन आपके कौन से रहेंगे जो हमने पिछले 3 दिन में हमने डिस्कस किए हैं। पल्लवी पुंडेर, आप माइक ऑन करेंगे और बताएंगे। जी पल्लवी मैम, जल्दी से माइक ऑन कर दीजिए, इतना समय नहीं है, जल्दी से। नहीं आता है तो आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे वाले, लेकिन होमवर्क तो यहाँ करना पड़ेगा आपको। नहीं बताना है? हेलो, जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम, बता दीजिए 2 क्वेश्चन आपके। करंट अफेयर्स है सर। जी मैम, फर्स्ट। होमवर्क किया है आपने? सर आज होमवर्क नहीं किया क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना बीएड के। ओके, कोई बात बट नहीं। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, रूबल। रूबल किस देश की करेंसी है रूबल? चलिए माइक ऑन कर दीजिए पहले तो, जल्दी से।
गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। 2 क्वेश्चन बताने हैं मैम आपने करंट अफेयर के, कौन से आपको इम्पोर्टेंट लगे? सर, विनेश फोगट फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनी 50 केजी कैटेगरी ओलंपिक्स में एंटर करने वाली। ठीक है, और चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च किया G60। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। रूबल किस देश की करेंसी है? रशिया। बिल्कुल ठीक बात है, कर दीजिए माइक ऑफ। नेक्स्ट आपके पास है शालू सोनी। जल्दी से माइक ऑन कर दीजिए, फास्ट। जितने आप एक्टिव रहोगे उतना समय आपका कम खराब होगा, सोचना नहीं है। आप एजुकेटर बनने वाले हो। गुड इवनिंग सर। जी मैम, बता दीजिए जल्दी से 2 क्वेश्चन। सर, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था सर, वो ये था, जो भोटो यात्रा है वो किस देश से रिलेटेड है सर? वो नेपाल से। ठीक है, सही और बात है। सर, जो सेकंड वन था वो आर्टिकल 77A से रिलेटेड था कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने उसे असंवैधानिक घोषित किया है, तो वो बिल्कुल। मद्रास उच्च न्यायालय था। बहुत अच्छा, ठीक है, कर दीजिए माइक ऑफ। ओके, थैंक यू सर। उमा चौहान मैम, जल्दी से माइक ऑन करेंगे और अपने 2 क्वेश्चन बता दीजिए। उमा मैम, जल्दी से माइक ऑन कर दीजिए। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है वो तरंग शक्ति करेगी, जो तमिलनाडु और राजस्थान में करेगी, जो 2 चरण में होंगे, जिसमें 30 देश सम्मिलित होंगे। और ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें समापन समारोह में भारत के जो कौन है जिन्हें ध्वजवाहक चुना गया है, वो है मनु भाकर। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, बहुत। कर दीजिए माइक ऑफ। कोई इसमें मुझे लड़के का नाम नहीं दिख रहा है किसी का। बॉयज़ कौन कौन है यहाँ पर? कोई भी 1-2 बॉयज़ में कौन है आपके पास ज्वाइन हुआ हुआ? कोई भी माइक ऑन कर दीजिए, मुझे नाम नहीं दिख रहा है वैसे किसी का लड़के का। है कोई? कोई भी नहीं है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आज के करंट अफेयर देख लेते हैं और उसके बाद फिर आपके पास चलते हैं आगे। आज आपके पास 10 अगस्त और पिछले कल जो आपके पास महत्वपूर्ण जो घटनाएं रही उसके बारे में एक बार नज़र हम डाल देंगे, जिसमें आपके पास पहले अगर हम देखिए तो विश्व बैंक कारोबारी माहौल पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है उसकी जगह अब आपके पास बी रेडी रिपोर्ट ये लॉन्च करेगा। विश्व कारोबारी ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी। अगर आप क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम में जाते हो तो उस करके आपके ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे जो एजुकेशन के एग्ज़ाम हैं, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसमें बहुत उतना इम्पोर्टेंस इस क्वेश्चन का आपके नहीं रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा भी आपके पास उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके पास ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री अहमद हजानी को बर्खास्त इनको किया गया है, तो ये भी उतना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पास है। गोविंदराजन पद्मनाभन टू बी ऑनर्ड विद फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड। तो ये प्रश्न आपके पास इसलिए इम्पोर्टेंट जाता है कि पहला आपके मिला है, तो फर्स्ट है तो इस करके ये इम्पोर्टेंट है। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं। अगला आपके पास है, भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। इंडियन आर्मी कंडक्ट पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इन लद्दाख। तो प्रश्न ये सिंपल सा बन सकता है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर आपके पास पर्वत प्रहार अभ्यास आपके लॉन्च किया है? तो आपके पास लद्दाख में। आगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ये आपके यहाँ से प्रश्न निसंदेह बनेंगे, क्योंकि ओलंपिक्स के जितने भी मेडल आपके पास किस क्षेत्र में रहे हैं, किस व्यक्ति का किस खेल से संबंध है, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। फिलहाल अगर आपके पास यहाँ पर न्यूज़ पर देखिए तो न्यूज़ में हम क्या देखते हैं, इंडियन हॉकी टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। इसी तरह आपके पास नीरज कुमार भी आपकी इम्पोर्टेंट है। सिल्वर आपके पास पहला पदक इनको जो आपके पास मिला है, ये भी आपके पास महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। अगला आपके पास है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हुआ है। इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? जो मिसलिनियस तरह के क्वेश्चन आते हैं करंट से रिलेटेड, उसमें व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं। जितने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनमें के हाल ही में किन किन के निधन हुए हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका हाल ही में आपके पास
निधन हो गया है। फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य पास्ट अवे। अगला आपके पास, भारत ने दूसरी बार जीती CAVE महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग। अभी मैं आपके कमेंट सेक्शन पे वापस आता हूँ। आपके लिए प्रश्न आपके से क्या पूछा जा रहा है कि CAVE आपके पास एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म आपने बताने हैं। तो जब मैं वापस आऊँगा फिर आपके पास यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए CAVE की फुल फॉर्म आपके पास क्या है। ठीक है, ये किसने आपके पास, भारत ने दूसरी बार आपके पास CAVE महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग आपके जीती हैं। इसकी फुल फॉर्म आपसे मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ जब मैं वापस आऊँगा। क्या होता है ये CAVE आपके पास जो है, इसको कहा जाता है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको आपके पास जो है भारत ने दूसरी बार आपके इसको जीता है। फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए जितनी भी आपके पास न्यूज़ वगैरह में आपके हम डिस्कस करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार तेलंगाना शवदाताओं के अंगदान में है देश का शीर्ष राज्य, यानी कि आपके पास तेलंगाना जो है पहला आपके पास शीर्ष राज्य है जो कि अंगदान करने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास इसको याद रखना, शवदाताओं के अंगदान करने में जो शीर्ष पर आपके पास कौन सा राज्य देखने को मिलता है, ये तेलंगाना आपके पास है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे की नीति को समाप्त किया। तो हाल ही में किस सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्क्रैप 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर लोकल बॉडी पॉल्स। तो ये किसके लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव की बात करें। स्थानीय निकाय के चुनाव कौन से होते हैं, जितने भी आपके पास पंचायत लेवल के आपके जो चुनाव देखने को मिलते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसके लिए इस शर्त को इनके द्वारा आपके पास खत्म किया गया है। RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट आपके पास कितने पर स्थिर रखा है? 6.5 पर। ये वाला प्रश्न आपके पास इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेपो रेट आपके पास स्टेबल 6.5% फॉर द 9th कंसेक्यूटिव टाइम्स। तो 9वीं बार आपके पास ये बिल्कुल आपके सेम रखी गई है। तो प्रश्न आपके पूछा जाएगा 2024-25 के लिए रेपो रेट आपके पास RBI ने कितने निर्धारित की हैं? तो 6.5%। खतरनाक दवाओं पर 7वीं AIPA सलाहकार परिषद की बैठक लाओस के लुवांग प्रांग में आयोजित की गई। खतरनाक दवाओं की अगर हम बात करें तो आपके पास ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी रहती हैं, जिससे कि जो है किसी और तरह की जो है समस्या आपके उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए इसमें आपके पास ये मानकर चल सकते हैं कि ये दवाओं का काम भी करती हैं और ड्रग्स का काम भी करती हैं। तो AIPA एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग ऑन डेंजरस ड्रग हेल्ड इन लुवांग प्रांग, ये कहाँ पर है? आपके पास लाओस में आपके पास ये आयोजित आपकी की गई। अब आपके पास प्रश्न आपके पास क्या बनता है, AIPA आपके पास जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? AIPA की फुल फॉर्म आपके पास क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये मैं आपसे पूछूंगा अभी जब मैं वापस आऊँगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक विचार रहेगा हर रोज़ की तरह। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो ये आपके पास एक मोटिवेशन लाइन है, यानी कि जो प्रिपरेशन कर रहा है वो निस्संदेह आपको कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर अचीवमेंट मिलेगी। एक तो व्यक्ति है जो प्रयास कर रहा है, तो प्रयास आपके जब जारी रहेंगे तो रिजल्ट भी आपके आते हैं। एक व्यक्ति है जो प्रयास ही नहीं कर रहा है तो उसके रिजल्ट तो वैसे भी आने के चांस आपके 0 ही रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहेगी, आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम साइकोलॉजी से आपके पास स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी का हम देखेंगे आपके पास कौन सा सेक्शन, हम देखेंगे आपके पास थ्योरी सेक्शन। एक बार आपके मैं रिप्लाई देख लेता हूँ, आपसे मैंने 1-2 प्रश्न पूछे हैं उसके बारे में देख लेंगे। आपने बताना AIPA की फुल फॉर्म। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? स्क्रीन मेरे एंड से तो मेरे ख्याल से ठीक है, स्क्रीन मेरे पास तो आपके ठीक है, बता दीजिए स्क्रीन आपको विजिबल है? वॉइस कट रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता वॉइस नहीं कट रही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 5G है तो 5G में तो मतलब नहीं बनता है। अगर तो आपके पास कट वगैरह लगा हो फिर तो अलग बात है। बिल्कुल, ये आपके पास क्या है, AIPA आपके पास जो है एसोसिएट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स आपके पास AIPA, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे, क्लियर है वॉइस भी? हाँ क्लियर है वॉइस, मुझे पता है, ठीक है।
हाँ जी सुनीता मैम, मुझे पता है, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाती हैं। बेशक मुझे रात को 11 बजे टाइम लगे, 12 बजे टाइम लगे, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं भेज देता हूँ। ठीक है, अभी आपके पास जो है, आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ जेबीटी का और आपके पास टीजीटी का, दोनों का। जेबीटी कमीशन में किस तरह के आपके पास साइक्लोइड सेक्शन से क्वेश्चन बने हैं और टीजीटी में किस तरह के आपके क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर आपने थोड़ा सा खुद भी आपने ध्यान देना है कि प्रश्न आपके पास कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको मैं लेकर चलता हूँ व्हाट्सएप पे आपके पास मैंने कर दिए थे क्वेश्चन सेंड। ये रहेंगे आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से। ये प्रश्न आप देख लीजिए कैसे प्रश्न आपके पास साइकोलॉजी से पूछे हैं। जॉन डेवी आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, वहाँ से प्रश्न बना है। इसके अलावा आपके पास पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन बना है कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी के बीच पसंदीदा कैसे बन सकता है। ये वाले प्रश्न आपके पास कवर नहीं होते, क्लासेस में करना पॉसिबल नहीं है। ये आपकी जनरल अवेयरनेस आपके बताते हैं, एक एज ए टीचर आपके पास आप किसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि एग्जामिनर जो है किस तरह का व्यवहार आप प्रदर्शित करेंगे, किस तरह की आपकी जो थिंकिंग है उसको समझने का प्रयास यहाँ पर एग्जामिनर कर रहा है। यानी कि हमें जो आपके पास आंसर देना है वो एग्जामिनर के हिसाब से देना है, अपने हिसाब से आपके अलग अलग मत हो सकते हैं। एग्जामिनर जो सोचता है इस तरह के प्रश्न में, तो यहाँ पर एग्जामिनर को लगता है कि सबसे अधिक पसंदीदा अगर आप बनना चाहते हैं किसी कक्षा में विद्यार्थियों के, तो आप उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, उनकी समस्याओं को जो है उनको बताने के लिए उनको जो है आग्रह कीजिए। ना केवल आग्रह कीजिए बल्कि अवसर पैदा कीजिए कि अपनी समस्याओं को आपके समक्ष रख के आपसे डर ना हो, उनको लगे आपके पास जो है बताने में किसी तरह की हिचकिचाहट ना हो। अगर घर में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपके साथ शेयर करे। तो ये आपके पास सहानुभूति पूर्वक अगर व्यवहार आप रखते हो, अगर आप जो है सिंपैथी उनके साथ रखते हो, तो डेफिनेटली आप जो है उनके चहेते आप बन सकते हो। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर देखने को क्या मिला, पाठ योजना प्राथमिक तौर पर निम्न के विचार द्वारा गाइड की जानी चाहिए, यानी कि लेसन प्लान शुड बी गाइडेड प्राइमरीली बाय द कंसिडरेशन ऑफ। तो किसके द्वारा, ये आपके पास करिकुलम गोल के आधार पर आपके पास होनी चाहिए। ना केवल करिकुलम गोल बल्कि यहाँ पर लर्निंग जो आउटकम्स है उसके ऊपर भी आधारित आपकी होती हैं ये जो पाठ योजना आप ये लेसन प्लान आप बीएड के अंदर आपने बनाए होंगे। अगर आप बीएड कर रहे हो तो लेसन प्लान बनाते बनाते आप थक जाओगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये चीज़ें आपके देखने को मिलेगी कि अगर आप पाठ योजना की बात कर रहे हैं तो पाठ योजना में हम क्या करेंगे, पाठ योजना आपके पास किस तरह से गाइड की जानी चाहिए, पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आपके पास ये गाइड की जानी चाहिए। क्योंकि जब आप लेसन प्लान बनाते हो ऑब्जेक्टिव आप पहले लिख लेते हो कि इससे जो है आपके पास अध्याय के अंत में जो छात्र जो है इस तरह के ज्ञान की आपूर्ति कर पाएगा, इस तरह के प्रश्नों के जो है उत्तर देने में सक्षम होगा। इस तरह से आप पाठ योजना जब भी आप लिखते हो ऑब्जेक्टिव आप पे लिखते हो। अब मुझे उस समय का उतना याद नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हम बनाते थे, मैंने भी बहुत लेसन प्लान बनाया है। बीएड में तो लेसन प्लान बनाते बनाते हाथ में दर्द हो जाती थी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास देख लेंगे क्वेश्चन आपके पास कैसे पूछा गया है। शिक्षण के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में अन्य शालेय कार्यकलापों के विषय में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे। बिसाइड टीचिंग एज ए टीचर व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू विल बी डिस्प्ले रिगार्डिंग अदर एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। आप में अगर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी स्कूल में ऑर्गेनाइज की जा रही है, चाहे फेयरवेल आपके ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, चाहे पर्यावरण दिवस आपके पास अभी हाल ही में मनाया गया है, या फिर आपके पास राष्ट्रीय महिला दिवस आपके अभी आने वाले समय में आप शिक्षक दिवस आप देखोगे, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी है, इन एक्टिविटी के लिए अगर आपके पास किसी तरह का कोई कार्यक्रम आपके विद्यार्थी करना चाहते हैं या उनको आपके पास जो है कार्यक्रम के आधार पर अगर आपको कहीं इन्वॉल्वमेंट मिलती है या प्रिंसिपल आपकी कहीं ड्यूटी लगा देते हैं, एनएसएस की एक्टिविटीज़ आपकी चलती हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो है मना कर देंगे कि मेरे अपने जो है होमवर्क में जो आपके रहता है, टीचर के पास जो है रजिस्टर बनने का बहुत सारा आपका काम रहता है, आपकी फ़ीस वगैरह कलेक्शन का काम रहता है, कुछ स्टूडेंट के पास मिड डे मील का काम आपके होता है, कुछ के पास एनएसएस का आपके पास डाटा रखना होता है और बहुत सी स्कीम्स आपकी रहती हैं। तो आपके बजाय कि आप जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट के आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में आप लगे रहो, उसकी जो है क्षतिपूर्ति आप करते रहो, उसकी आपके पास वेरीफाई उसको करते रहो, मैच उसको करते रहो, इसके अलावा अदर जितनी एक्टिविटी है उन एक्टिविटी में भी आपको जो है हमेशा आगे रहना है। उसके लिए आप जो है कभी इनकार नहीं कर सकते, यानी कि पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा। कोई भी आपके पास जो है अदर एक्टिविटी अगर स्कूल में होती है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट के लिए एज ए टीचर आपको हमेशा आगे रहना है। स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल आपके पास क्या है, पाठशाला क्या है। पाठशाला एक आपके पास कह सकते हैं कि एक समाज का छोटा रूप है। हम कहते हैं कि आपके पास जो है एक लघु समाज के रूप में इसको कहते हैं, एक छोटी सोसाइटी के रूप में हम देखते हैं। क्योंकि आपके पास एक स्कूल के अंदर क्या होता है,
एक स्कूल के अंदर से हर धर्म, जाति, आपके पास लिंग आदि के आधार पर, हर तरह के समुदाय के आधार पर व्यक्ति आपके देखने को मिलते हैं, बच्चे देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग अलग रहता है। तो ऐसे में एक लघुकृत समाज का रूप आपके पास पाठशाला को यानी कि स्कूल को आपके माना जाता है। ये टीजीटी में आपके पास ये प्रश्न आपके देखे गए थे, टीजीटी के अंदर ये वाले प्रश्न आपके पूछे गए हैं। फिर आपके पास देख लेंगे आगे आगे ये भी टीजीटी का ही आपके पास है। टीजीटी में इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं, इसको कवर करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन तब भी काफ़ी हद तक इसमें आप आंसर इसके कर सकते हो। प्रश्न आपके पास क्या है, विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज लाइक्ड द मोस्ट बाय स्टूडेंट। विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक का कौन सा गुण आपके पास सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो उसकी जो निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी जो आपके पास होती है, यानी कि आपके पास सभी व्यक्तियों में सेम आपके पास, यानी कि सभी तरह के बच्चों के साथ समान व्यवहार। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे बच्चों को आप इग्नोर कर रहे हो। आपने देखा होगा, या मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी स्कूलों में क्या देखा था, जब हम अपने पढ़ते थे तो किसी भी एक स्पेशली जो आपके पास टीचर, मेल में तो नहीं होता, फीमेल में आपके होता है 2-3 लड़कियां फेवरेट हो जाती है किसी क्लास की। फिर वो उनके जो है लंच बॉक्स वगैरह आपके पास, पानी वगैरह, उनको खाना वगैरह के लिए भी आपके पास आगे आगे चहीते बने होते हैं। तो इस तरह की पार्शलिटी से क्या होता है, दूसरे बच्चों में हीन भावना आ जाती है उस टीचर के प्रति। अगर वो आपके पास बेस्ट देना भी चाहे तब भी उन्हें लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, करना तो आपके पास जो है इन्हीं का है। तो आपके पास हालांकि मार्क्स में हो सकता है कि पार्शलिटी ना करे, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं आपको पार्शलिटी देखने को मिलती है, जो कि आपके पास ये अधिक जो है समस्या पैदा कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट के लिए आपके पास आपकी जो इमेज है वो आपकी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक शिक्षक तभी आपके पसंद किया जाएगा अगर जो है शिक्षक आपके पास निष्पक्ष रहेगा। तो आपके पास निष्पक्षता आपके पास ज़रूरी है, बजाय कि आपके पास पार्शलिटी। तो इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, पार्शलिटी आपके नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लिटिल चिल्ड्रन आर हाईली एजाइल एंड एक्टिव। एजाइल मतलब कि फुर्तीले और सक्रिय आपके पास होते हैं। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, तो उनकी गतिविधियों की सहायता से उन्हें उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। जो आपके पास फुर्तीले बच्चे हैं, जो एक्टिव रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको स्पोर्ट्स में आप डाल दीजिए। स्पोर्ट्स के साथ हो सकता है उनको ड्राइंग अच्छी हो, उनको ड्राइंग साथ साथ करवा दीजिए। हो सकता है किसी और एक्टिविटी में और पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं, सिंगिंग में कर सकते हैं, किसी तरह की जो आपके पास डांस कंपटीशन में कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या करेंगे, ऐसे बच्चों को आप जो है किसी ना किसी एक्टिविटी के माध्यम से उनको जो है शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का निहितार्थ आप ये मत सोचिए कि आपके पास सिर्फ एग्ज़ाम ही आपको क्वालिफाई करवाना है, बच्चे का ग्रेड ही उसको लेकर आना है। शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे को आने वाले समय के लिए आपको तैयार करना है। अगर स्पोर्ट्स में जा रहा है बच्चा, तो हो सकता है स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स तक आपके चला जाए। तो ऐसे में प्लेटफॉर्म आपको उसको देना चाहिए, उसकी जो गतिविधियां हैं उसको समझना चाहिए, और उन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे की जो आपके डेवलपमेंट है उसको जो है आपके पास निखारने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके पास देख लीजिए, किस तरह से पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि वह सबसे पहला जिला जहां पूर्ण साक्षरता हासिल की गई थी। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन बड़े आपके देखने को मिलते हैं। कमीशन का एग्जाम तभी तो इसको कहा जाता है। अब आप में से मैक्सिमम का अगर मैं बात करूँ, या मैं अपनी भी बात करूँ, जो मैंने ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, मैंने खुद ही एग्ज़ाम दिया था, तो यहाँ पर मुझे ये तो पता था कि सबसे पहला जो पूर्ण साक्षर जिला है वो आपके केरल है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि केरल में आपके पास आगे किस तरह से डिवीजन इसका हो सकता है। द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट विच हैड अचीव्ड फुल लिटरेसी। अब डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे नहीं पता था कि क्या था। तो ऐसे में जो आपके पास कुछ जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि केरल है, वो तो आपके हमीरपुर करके आगे, क्योंकि हिमाचल में हमीरपुर आपके पास नंबर 1 रहता है। जब भी लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो हमीरपुर आपके पास नंबर 1 पे आता है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ तो हमीरपुर के साथ गए, जो हमीरपुर के साथ नहीं गए वो आपके पास केरल में 3 डिस्ट्रिक्ट में आपके पास कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में आपके पास है ऑप्शन डी आपके रहेगा, एर्नाकुलम केरल आपके पास पहला आपके पास ये फुल लिटरेसी रेट वाला आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिला था। केरल का इम्पॉर्टेंट आपके पास है। ऐसे प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न दोबारा आपके नहीं ढूंढे जा सकते, ना ही ऐसे प्रश्न आप किसी बुक्स के माध्यम से कवर कर सकते हो। ये प्रश्न यहीं पर कवर हो गए ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर। अगला प्रश्न आपके पास है, द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनालिटी इज बेस्ट मेड टू ऑफ यूज। देखिए, इवेल्युएशन ऑफ पर्सनालिटी अगर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आप कर रहे हो तो उसके उपयोग किया जा सकता है। सबसे जो बेस्ट आपके रहेगा कौन सा आपके देखने को मिलता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है देखने को मिलेगा। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का जो है सबसे उत्तम यानी कि सबसे बेस्ट जो आपके पास इवेल्युएशन कर सकते हैं किसी भी पर्सनैलिटी का, वो आपके पास प्रोजेक्ट टेस्ट आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न ये भी पेडागोजी बेस आपके पास है, इसको ध्यान से आपने देखना है कि किसी भी मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य की भी आवश्यक क्यों होता है।
तो अगर आप शिक्षक की बात करें, अगर शिक्षक खुद ही ठीक नहीं होगा, खुद ही उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, जब हम आपके पास थॉर्नडाइक के हम लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ लर्निंग के लॉ जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम ये चीज़ें देखते हैं कि आपको जो सीखने के लिए, जब भी आपकी लर्निंग हो रही हो, लर्निंग के लिए आपको 3-4 तरह से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एक तो फिजिकली रहना पड़ेगा, दूसरा मेंटली रहना पड़ेगा, तीसरा सोशली और आपके पास इमोशनली। ये 4 आपके फैक्टर रहते हैं। लर्निंग लॉज के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। प्राइमरी लॉज में आपके पास ये आता है कि किस तरह से हम जो है रेडी रह सकते हैं आपके पास सीखने के लिए। तो इस तरह से आपके पास शिक्षक भी एक उसी तरह का व्यक्ति है तो एक व्यक्ति है। कंप्यूटर है आपके, फिर आपके पास रोबोट तो नहीं है। हालांकि रोबोट की एक घटना आपने हाल ही में देखी होगी न्यूज़ में कि एक रोबोट ने आत्महत्या कर दी, ऐसी कुछ आपने न्यूज़ देखी होगी। तो यहाँ पर है तो व्यक्ति हैं। अब व्यक्ति हैं तो व्यक्ति की जो है कुछ एक ज़रूरतें रहती हैं, उसमें फिजिकल हेल्थ भी रहती हैं और आपके पास मेंटली हेल्थ भी रहती हैं। अब प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न आपके पास क्या था? शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि पढ़ाते समय शिक्षक को जो कक्षा में बहुत सक्रिय रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। टीचर हैज़ टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास वाइल टीचिंग। बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपके पास है फिजिकल एंड मेंटल बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटी आर रिक्वायर्ड इन क्लासरूम। बिल्कुल, फिजिकली भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको हो सकता है ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़े तो खड़े होकर लिखेंगे। मेंटली तो आपको रहना ही पड़ता है एक्टिव, क्योंकि आपके पास जो शब्द भंडार है या जो आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रसार आप कर रहे हो। तो ऐसे में जो आपके शब्द है, उन शब्दों का चुनाव आपकी सोच समझ के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शब्दों को सिर्फ आपने फेंक दिया। तो आपके पास जो शब्द है, हो सकता है कि वो आने वाले समय में स्टूडेंट के लिए हानि पैदा करे। तो ऐसे में गलत इन्फॉर्मेशन देने से बचना है। अगर आपको नहीं पता है किसी भी विषय के बारे में, अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछ लिया है, तो बजाय उसके कि गलत इन्फॉर्मेशन दे, आप चाहे तो स्टूडेंट को ये कह सकते हैं कि अब इसके बारे में मुझे इतने ज्ञात नहीं है, और जब मुझे इसके बारे में ज्ञात होगा या इसके बारे में मैं अगली क्लास के अंदर आपको जरूर इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप ये कहकर आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन देने से बच सकते हैं, बजाय कि आप ये समझे कि आपका अपमान होगा। ऐसा नहीं है। सर्वज्ञानी कोई भी नहीं है। हर किसी चीज़ का ज्ञान किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो हमें क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षक क्या कहे, बहुत सक्रिय रहता है। सही बात है। दूसरा, मानसिक और आपके पास शारीरिक दोनों तौर पर आपके पास जो है ये आवश्यक आपके पास यहाँ पर जो है एक्टिव रहता है, रिक्वायर्ड रहती है ये एक्टिविटी आपके टीचर के लिए। तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी आपके इसमें सही थे। वैसे तो हाईलाइटेड आपके पास आंसर बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा, आपने प्रश्न पत्र देखना है या फिर आपके पास थ्योरी सेक्शन में शुरू करूँ? प्रश्न पत्र मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर पूछ भी रहे हो कि कमीशन भी करवाओगे या फिर ऐसा ही कुछ नहीं, आपके पास कंप्लीट होगा। एजुकेशन कमीशन भी हम देखेंगे, जितने भी आपके पास, चाहे कोठारी है, चाहे आपके पास दूसरे कमीशन जितने भी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाला, सारे हम देखेंगे। 1904 वाला विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सारा हम कवर करेंगे। आप मुझे बता दीजिए कि प्रश्न पत्र हम देख लें या फिर आपके पास थ्योरी सेक्शन की पहली थ्योरी हम देख लें, क्लासिकल कंडीशनिंग, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर देखना है आपने, कैसे प्रश्न आया है, पहले क्वेश्चन पेपर देखना है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में और भी बातचीत हो जाएगी साथ साथ। तो देख लीजिए, अगला आपके पास प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यदि एक खिलाड़ी खेल के नियम भंग करता है तो आप क्या कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, समझने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? एजेड टीचर क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। अनुशासन पर उसको कितना ज्ञान देंगे? अगर किसी व्यक्ति को जो है अनुशासन का पालन करना ही नहीं है, किसी स्टूडेंट को, तो कैसे कितना लेक्चर दे देंगे आप उसको? तो यदि एक खिलाड़ी खेल के नियम भंग करता है तो आप क्या करेंगे? उसको खेल को प्रबंधित करने का एक और मौका दे सकते हैं। गिव हिम ए चांस टू इम्प्रूव हिज गेम, बजाय कि आप जो उसको सीधे जो है उसके मैदान से बाहर निकाल दें। हो सकता है कि आने वाले समय में वो बेहतर आपके प्रदर्शन कर रहा हो, हालांकि प्रदर्शन वो बेहतर कर रहा हो, लेकिन वो बार बार नियम भंग कर रहा हो। तो ऐसे में क्या करेंगे? आप उसको एक मौका देंगे। अगर फिर से वो ऐसा काम करता है तो फिर भी आपको एक मौका और देना चाहिए। अगर वो निरंतर इस तरह के काम करेगा, उसके बाद आप उसको जो है सीधे खेल के मैदान से आप बाहर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए उसको दंड भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है, जितने भी आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये सारे सही है, सारे सही है। आपके पास ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड एग्जामिनर पर करता है कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। एग्जामिनर ये चाह रहा है कि किसी भी जो है स्टूडेंट से जो है उसकी अपॉर्चुनिटी ना ली जाए। किसी भी स्टूडेंट के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उस फील्ड में बेहतर कर सकता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी को जो है बरकरार रखा जाए, बजाय कि आपके पास पहले आप इस तरह के एक्शन ले कि उसको सीधे जो है आपके पास दंड दिया जाए या सीधे खेल के मैदान से बाहर किया जाए। अब अपनी जगह आपके पास सारे ऑप्शन सही बैठते हैं।
अगर यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग दी जाती है। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि यदि एक खिलाड़ी बार बार खेल के नियम को भंग करता है तो आप क्या करेंगे। सिर्फ इतना लिखा जाता है कि एक खिलाड़ी खेल के नियम को बार बार भंग कर रहा है तो आप क्या करेंगे। अब इस सिचुएशन में भी क्या आपके पास उसको एक मौका देंगे, कितने मौके देंगे आप, जब बार बार आपके पहले ही लिख दिया है कि बार बार आपके पास खेल के नियम को भंग कर रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, थ्रू हिम आउट ऑफ द प्ले ग्राउंड, फिर किसी और आपके पास विद्यार्थी को आपस में मौका दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं। इफ़ ए बॉय इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट यू विल, अगर एक बालक की दुर्घटना में कोई आहत हो जाता है, मान लीजिए कि कहीं चोट लग जाती है, तो ऐसे में सबसे जो पहली जिम्मेवारी आपकी क्या होगी, पहली जिम्मेवारी आपकी होगी टेक हिम टू ए डॉक्टर, गिव हिम टू फर्स्ट एड, एंड आपके पास इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स एंड इन्फॉर्म द पुलिस एंड लीव द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है या किसी बालक की दुर्घटना में किसी तरह से कोई आहत हो जाता है, घायल हो जाता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एज ए टीचर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उसको प्राथमिक उपचार दें। अब आप में से कुछ स्टूडेंट प्राथमिक उपचार कैसे दें, कि अगर आपके पास फर्स्ट एड है ही नहीं तो आप कैसे देंगे, तो कोशिश करें कि पहले फर्स्ट एड का अरेंजमेंट करें, उसके बाद आपके पास कोशिश करें कि नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ तक उसको जो है रीच किया जाए, वहाँ तक उसको पहुँचाने के प्रयास आप करेंगे। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए और एग्जामिनर के पूछने के हिसाब से देखिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे, बजाय कि यहाँ पर एग्जामिनर ये नहीं सोच रहा है कि फर्स्ट एड आपके पास होना भी तो चाहिए देने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपने ध्यान में देखना है, इफ़ ए बॉय इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, एक बालक दुर्घटना, हम क्या पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब बालक की दुर्घटना कैसे हो सकती है, स्कूल में, प्लेग्राउंड में हो सकती है, ठीक है, प्लेग्राउंड में हो सकती है, हो सकता है कि आपके पास स्टेयर चढ़ते बार उतरती बार इस तरह से कहीं घटना घट गई होगी। एग्जामिनर को हमने देखना है, हमने एग्जाम के अंदर रहना है, और एग्जाम के अंदर जो आपके पास एग्जामिनर जो प्रश्न डाल रहा है वो आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड, आपके पास स्कूल ओरिएंटेड आपके डाल रहा है, स्कूल के आसपास जितनी घटनाएं घट सकती हैं उसको ध्यान में रखकर डाल रहा है। तो ऐसे में फर्स्ट एड आपके पास निस्संदेह स्कूल में होगी, और आपके पास फर्स्ट एड से आप क्या करेंगे, पहले उसे प्राथमिक चिकित्सा देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर गिव हिम फर्स्ट एड। उसके बाद अगर चोट आपके गंभीर है तो उसको डॉक्टर के पास लिया जाएगा, और उसके साथ में पेरेंट्स को भी आपके इन्फॉर्म करना आपके उत्तरदायित्व बनता है। अगला प्रश्न आपके देखिए तो किस तरह का था, विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज कंसीडर द बेस्ट, किस प्रकार का नेतृत्व सर्वोत्तम माना जाता है। जब भी हम देखते हैं कि आपके पास से सर्वोत्तम नेतृत्व आपके पास कैसा होगा, जहाँ पर लोगों के ऊपर शासन होता है। अब्राहम लिंकन ये स्टेटमेंट आपके कह चुके हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर किस तरह का नेतृत्व आपके स्वतंत्र माना जाएगा, लोकतांत्रिक। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक के अगर हम देखें तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो आपके पास ये कहा गया है लीडरशिप किस तरह की होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। अब ये डेमोक्रेटिक किस हिसाब से यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर एग्जामिनर क्या चाह रहा है, एग्जामिनर जो लीडरशिप की बात कर रहा है, ये लीडरशिप किसके अंदर होनी चाहिए, एक स्कूल का बच्चा जो आपके पास है, बालक है, एक चाइल्ड है, चाइल्ड की लीडरशिप की बात कर रहा है। चाइल्ड में किस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए, ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, उसका लोकतांत्रिक, यानी कि उसको किसी भी तरह के जो अपनी समस्या को बताने के पर जो आपके पास अवसर आपके देने चाहिए। लोकतांत्रिक बिहेवियर आपके पास एक टीचर का होना चाहिए, ताकि जो है बच्चे जो अपनी समस्याओं का जो है उनके सामने जो है समस्या आपके रख सके और उसका समाधान उनसे आपके पा सके। तो ऐसे में आपके पास जो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, एग्जामिनर आपके पास एक स्टूडेंट के बेस पर कह रहा है कि स्टूडेंट के सामने कैसा आपके पास होना चाहिए इन्वायरमेंट, लोकतांत्रिक होना चाहिए, उसे पूछने का अधिकार होना चाहिए, उसे कोई बात समझ नहीं आ रही उसको बार बार पूछने का अधिकार होना चाहिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही फिर उसकी समस्या का समाधान के लिए टीचर को जो है आपके पास आगे आना, बजाय कि टीचर आपके क्या कहे कि अब इतनी बार बता दिया, अब इससे आगे क्या ही मैं बताऊँ। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, और चाइल्ड साइकोलॉजी हम किस तरह की पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 1st to 5th और आपके पास 6th to 10th, इतने छोटे बालक हैं। अब मैं आपको इतने, आप तो बड़े हैं, बीएड आपके पास करके आए हो, जीवीटी आप करके आए हो, तो मैं तो आपको कह सकता हूँ 2-3 बार मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, फिर मैं कहूँगा कि इसके बाद कितना समझा दूँ, अगर आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो मैं कितना समझा सकता हूँ। इस तरह से मैं छोड़ सकता हूँ आपको, क्योंकि आप जो है बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चों को आप नहीं छोड़ सकते। अगर 1st से लेकर 5th तक के बच्चे को आप बार बार नहीं बताओगे तो आपके पास ऐसे में क्या होगा, उसके संदेह बढ़ते जाएंगे, और जब ये संदेह बढ़ते जाएंगे अंततः हम क्या देखते हैं कि आगे आपके पास ऐसे ही आपके पास 8th तक तो पास हो गए, अब तो सिस्टम 8th तक पास होने वाला है, फिर 9th में जाकर सीधे फेल, फिर दूसरी बार फिर से फेल, तीसरी बार फिर से फेल, उसके बाद आपके पास स्कूल ड्रॉप आउट आपके जो स्टूडेंट निकलते हैं वो यही रीज़न है। ये समस्या आपकी उत्पन्न ना हो तो उसके लिए आपके पास क्या करना चाहिए, आपके लोकतांत्रिक माहौल आपकी क्लासरूम के अंदर होना चाहिए। तो किस प्रकार का नेतृत्व आपके सर्वोत्तम माना जाता है,
टीचर के लिए अगर आपके देखिए तो टीचर या फिर स्कूल के लिए तो लोकतांत्रिक, जहाँ पर आपके पास एक बच्चा ना केवल आपके पास अध्यापक से बल्कि सीधे तौर पर आपके पास मुख्य अध्यापक तक से आपके पास जो अपनी समस्याओं का समाधान के लिए बातचीत कर सके, तो इस तरह का नेतृत्व आपके पास स्कूल में होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके पास है द फर्स्ट स्कूल ऑफ इन्फेंटिस, यानी कि शिशु की पहली पाठशाला किसे माना जाता है? तो पहली पाठशाला उसकी माता होती है। माता इसलिए होती है क्योंकि माता ही दूध वगैरह पिलाते हैं, तो माता खाना पीना उसका सारा देखते हैं, तो उस करके जो माता ही आपके कहेंगे कि मम्मा बोल, पापा बोल, आपके दादा बोल, दादी बोल, जो भी है आपके पास सारा कौन है आपके पास, ये मम्मा से ही आपके पास आचार व्यवहार सीखता है। बार बार जो रिपीट आपके पास करता है, इमिटेशन बच्चा करता है, तो उसके माध्यम से बच्चा यहाँ पर सीखता है। और जब कोई चीज़ आप लर्न कर रहे हो तो लर्न आपके पास जो है सीखना आपके पास क्या है, डेवलपमेंट आपकी होती है कोग्निटिव की, और कोग्निटिव डेवलपमेंट आपके इंपॉर्टेंट होती है। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही हमारी जो है गुड और बैड हैबिट्स आपके पास ऐड हो जाती हैं। उसी तरह आपके पास स्कूल में जाकर हम क्या सीखते हैं, स्कूल में हम सोशलाइजेशन सीखते हैं, समायोजन सीखते हैं, एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर सीखते हैं, ये स्कूल के अंदर सीखते हैं। और इस स्कूल के अंदर एक अध्यापक होता है, वही अध्यापक की भूमिका आपके पास पहली जो अध्यापक हमेशा किसको कहा जाता है, उसकी माता को कहा जाता है। तो इन्फेंट जो होगा, एक शिशु जो होगा, उसकी पहली अध्यापक और पहली पाठशाला, हालांकि पहली पाठशाला उसका घर होता है, लेकिन ये जो फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की में जो आपके पास उसकी माता यानी कि हिज मदर को आपके पास जो है इज राइट आंसर आपके पास कंसीडर किया है। वैसे जब भी बात आती है पहली पाठशाला की, पाठशाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता, पाठशाला एक घर हो सकता है या फिर एक स्कूल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ये आपके पास जो है कह सकते हैं कि एक क्लब हाउस आपके पास हो सकता है, आपके स्कूल हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपके पास पहली पाठशाला हो सकती हैं, बजाय कि पहली पाठशाला हम इसको हिज मदर कहें। जबकि आंसर की में आपके पास हिज मदर था, तो मैं तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको खुद भी तार्किक आधार पर आपको सोचना है, आप छोटे बच्चे नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि पहली पाठशाला आपके पास क्या है, उसकी माता है, आप इसको मान कर चले, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास आंसर की में ऐसे बताया है, पहली जब शिक्षक की बात आती है, पहली शिक्षक किसी भी बच्चे की उसकी माता होती है, लेकिन पहली पाठशाला जो है वो आपके पास क्या होगी, उसका घर होगा। ये आपने याद रखना। पहला जो आपके पास समाज का लघुकृत जो रूप है वो आपके पास एक परिवार के अंदर दिखता है, उसके बाद आपके लघुकृत रूप कहाँ दिखता है, स्कूल में जाकर बच्चा ये चीज़ें सीखता है कि एक समाज के रूप में छोटा समाज जो आपके पास बनता है, पहले तो परिवार के अंदर ही बच्चा सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्या क्वेश्चन आपके पास, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 स्पष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। अब ये हम जो कह रहे थे कि जो थ्योरी वाला सेक्शन है क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि थ्योरी वाले सेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस हैं, उन 4 स्टेजेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि बौद्धिक विकास की जो 4 स्पष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है, जीन पियाजे द्वारा। तो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट बना है। ये प्रश्न आपके पास ऐसे ही बनेगा, यानी कि 1 से 2 प्रश्न आपके थ्योरी सेक्शन से बनेगा, और थ्योरी आपके ज़्यादा नहीं करनी है कमीशन में। हमने 8 से 10 थ्योरी हमने कवर करनी है, और लगभग हम 2 थ्योरी एक क्लास के अंदर हम कवर करेंगे, तो आपके पास जो प्रश्न 1 से 2 भी रहेगा वो भी गलत होने की संभावना आपके पास ना के बराबर रहेगी। बाकी ऐसे वाले प्रश्न जो अभी तक हम देख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन तो कहीं भी किसी बुक में मिलेंगे नहीं आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर के आपके पास बिहेवियर पर आपके डिपेंड करता है। अब यहाँ पर पियाजे की 4 अलग अलग स्टेज हैं। पहली स्टेज को आपके क्या नाम दिया है, सेकंड को क्या नाम है, थर्ड को क्या नाम है, फोर्थ को क्या नाम है, ये पियाजे की स्टेज जब हम करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। अगला प्रश्न लगे, प्रश्न आपके पास है, इन पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेस, यानी कि व्यक्तित्व के साथ साथ बौद्धिकता में आनुवंशिकता निर्वाह करती हैं कि आपकी किस रूप में निर्वाह करती है। ये जो प्रश्न आपके बना है, ये बना है थोड़ा सा साइंस को मिलाकर भी। तो जब भी हम साइकोलॉजी देखते हैं या एजुकेशन साइकोलॉजी देखते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी देखते हैं, तो उसमें बच्चे का विकास भी हो रहा है। और जो बच्चे का विकास कैसे होगा, जब हम एक टॉपिक हम देखते हैं हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट के अंदर ये वाली चीज़ें हम कवर करते हैं। हेरिडिटी और डेवलपमेंट में आपके पास किस तरह का बच्चे का विकास आपके पास आनुवंशिकता के आधार पर होगा, किस तरह का बच्चे का विकास इन्वायरमेंट के बेस पर होगा, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। उसके आधार पर ये प्रश्न आपके पूछा गया है। बौद्धिकता में आनुवंशिकता निर्वाह करती है, डेफिनेटली करती हैं। किसी बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, अगर किसी बच्चे के जो माता पिता का IQ हाई है तो उनके जो है आगे बच्चों का IQ हाई ही होगा, ऐसा आपके आवश्यक नहीं है, ये डिपेंड करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार बच्चे के माता पिता में से किसी एक का IQ हाई है, तो यहाँ पर बच्चे का भी IQ
हाई होगा। ये निर्वाह करती हैं, लेकिन किस रूप में? नॉमिनल रोल में। ये ग्रेट रोल में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आपके पास आएगी। अनप्रिडिक्टेबल आपके पास रोल में भी नहीं आएगी, क्योंकि हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी बच्चे की जो परवरिश है वो आपके बता देती है कि बच्चा का जो है किस तरह का बैकग्राउंड आपके पास है, किस तरह के जो है समाज से बच्चा जो है बिलोंग करता है, वो बच्चे का बिहेव उसका बता देता है। तो ये चीज़ें आपके पास जो है कहाँ से? हेरिडिटी से भी चलती हैं। कुछ आपके पास आनुवंशिक तौर पर आपके पास गुण होते हैं, जैसे कि एक बच्चा आपके पास, मान लीजिए कि किसी के जो है पिता को आपके पास एक अच्छी स्किल आती है, कोई भी एक अच्छी स्किल आती है। स्किल में आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इसके पास अच्छी स्किल है, कोई आपके पास बहुत अच्छी टाइपिंग कर सकता है, कोई हो सकता है कारपेंटर का कोई बहुत अच्छा काम करता है, लकड़ियों के काम आपने देखा होगा, नक्काशी वगैरह के काम है, कोई पेंटिंग वगैरह कर सकता है। ये आगे बच्चों में भी कई बार ये आपके पास आ जाती हैं। अधिकतर नहीं आती हैं, लेकिन कम कभी कभी आपके पास आ जाती है ये चीज़ें। तो ये आपके पास एक नाम मात्र के रूप में भूमिका आपके निभाता है। बाकी उसको अपनाना ना अपनाना वो आपके अगले वाली जनरेशन पर आपके पास डिपेंड करता है। अगला प्रश्न हम ले लेंगे। प्रश्न आपके पास अगला क्या है? अगला प्रश्न आपके पास, फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर? प्राथमिक शालेय बच्चों के लिए निम्नलिखित में से क्या बेहतर है? प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर। तो यहाँ पे अगर आप क्लास फर्स्ट लेकर फिफ्थ तक आप पढ़ा रहे हो, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस अगर आपके पास हैं, तो सबसे बेस्ट आपके पास क्या होगा? हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ना ही आपके पास वीडियो सिमुलेशन आपके इंपॉर्टेंट मेन रोल आपके निभाता है, ना ही डेमोन्स्ट्रेशन। हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपके पास किस तरह से रहेगा? मान लीजिए कि आपने फर्स्ट लेकर फिफ्थ तक की अगर आपके क्लास में कहीं हो, प्ले वे स्कूल में अगर आप गए हो, स्पेशली प्ले वे स्कूल का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को करवाया जाता है। जैसे अगर आपकी काउंटिंग करनी हो, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करनी हो, तो बच्चे को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक आप काउंट कीजिए। बच्चों को क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन आपके पास, यानी कि बच्चों को हाथ में मान लीजिए कि 10 स्टोन्स आपके दे दिए, छोटे छोटे टुकड़े 10 आपके दीजिए। अब बच्चों को कहा जाएगा इसको काउंट करो। तो यानी कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस, बच्चों के अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर सिखाना सबसे बेहतर आपके माना जाता है प्राइमरी स्कूल में। अब यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल से पहले अगर आप देखें तो आंगनवाड़ी केंद्र आपके हुआ करते थे, अब इसको प्री स्कूल आपके कहा जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा एक इस तरह की स्लेट्स आपके पास होती थी। अब आज का मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले तो आपके इस तरह की होती थी कि आपके पास इस तरह की लाइन्स होती थी, उसमें छोटे छोटे आपके दाने होते थे मन के, ठीक है। उसको आपके स्लाइड्स में इस तरह से किया जाता था, इस साइड को स्लाइड किया जाता 10 करके, इस साइड को आपके स्लाइड किया जाता था। उसमें एक आपके पास सीक्वेंस आपके बना होता था, जैसे इसमें आपके पास स्टार्टिंग में 3 आपके पास है, फिर नेक्स्ट में आपके पास 5 है, नेक्स्ट में आपके पास 10 है, ऐसे आपकी होती है। तो ये क्या है? हैंड ऑन एक्सपीरियंस। तो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए सबसे बेटर क्या रहेगा? हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपके रहेगा, और ये आप भी जानते हो। नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ ए चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रॉनिकल एज ऑफ 4 ईयर, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड? इसका सिंपल सा तरीका क्या है? जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने फॉर्मूला लगा देना है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक क्वेश्चन अगर इसमें से आ गया तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कभी गलत नहीं होगा। अब इसमें क्या है? मेंटल एज, तो मेंटल एज आपके पास कितनी है? 5 है। और आपके पास क्रॉनिकल एज आपके पास, यानी कि C से CA लिखा है ना, क्रॉनिकल एज, MA लिखा है मेंटल एज। तो मेंटल एज आपको यहाँ पर दिख रही है, मेंटल एज कितनी है? 5 है। क्रॉनिकल एज कितनी है आपके पास? 4 है, यानी कि 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आप जब 100 से कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, कितना आएगा? 125। तो यानी कि आपके पास प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 125। तो ऑप्शन डी आपके पास बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें तो गलत करने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, कि मानसिक रूप से बच्चे की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। और जबकि वास्तविक तौर पे हम देख रहे हैं कि बच्चे की उम्र कितनी है? 4 है। और आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 125। इंपॉर्टेंट आपके पास एक क्वेश्चन, 1 नंबर आपका यहाँ पर बन गया, ठीक है। अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 बन गया, 2 नंबर का प्रश्न है तो आपके 2 हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर सही हो जाता है। अब आपने ये, जैसे मैंने आपको कहा, और समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, 90 से लेकर 110 के बीच में जो IQ होगा ये नॉर्मल रहता है। अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु उसकी 4 वर्ष है, तो बच्चे का आपके पास क्या होगा? बच्चे का IQ क्या होगा? बच्चे का IQ सामान्य से ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 5 वर्ष का बच्चा है और उसकी आपके पास क्रॉनिकल एज भी 5 है, मानसिक आयु भी 5, तो बच्चे का इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन आपको ताकि समझ में आ जाए, कभी आपसे प्रश्न बने तो गलत ना हो। अब बता दीजिए, एक जो है आपके पास प्रश्न की अगर हम बात करें, इफ़ IQ इज गिवन देन हाउ टू सॉल्व, तो बता दिया आप कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो मैंने बता दिया।
उसमें आपके अच्छा एक और ऑप्शन है, मान लीजिए जैसे कि आप टीजीटी आर्ट्स वाले हो, आपके पास आईक्यू मेंटल एज दी नहीं है या क्रॉनिकल एज नहीं दी है, तो ऑप्शन में जो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, उन चारों ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर मेंटल एज नहीं दी है तो मेंटल एज की जगह ट्राई करके देखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता, जिसमें से आप में से मैं भी एक हूँ, मुझे भी नहीं आता उतना, मतलब कर लेता हूँ ठीक ठाक। बाकी आपके पास क्रॉनिकल एज में भी आपके पास ऑप्शन तो दिए होंगे, ए बी सी डी, इनमें से ही छांटना है, तो ए बी सी डी दोनों आप क्रॉनिकल एज की जगह रख के देख लीजिए, जहाँ आपको जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपके पास हो गया। जब आपके पास क्रॉनिकल एज और मेंटल एज नहीं दी होगी, फिर आईक्यू पहले ही बता दिया होगा आपके पास। किसी बच्चे का आईक्यू मान लीजिए कि आपके पास 110 है, तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसकी क्रॉनिकल एज कितनी होगी, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसके ऑप्शन आपने देखने हैं, तो क्योंकि आपके पास जहाँ से वो सही आईक्यू आपके पास आ गया, मतलब 110 जहाँ पे आईक्यू आपके पास सही आ गया जिस ऑप्शन से, तो फिर आपके पास ठीक होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई, यस और नो? जब आपको ऐसे नहीं पता हो तो फिर ऑप्शन के साथ आप लेकर चलिए। 4 ऑप्शन तो आपके पास है ही, ऐसे तो नहीं है कि आपके पास इतना बड़ा आपके पास पेपर है, एक ही तो आपने निकालना है। अगर आपको एक क्वेश्चन सही करना है तो आप इसको एक क्वेश्चन के लिए आप 4 ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बाकी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है सेम। अच्छा, मैं प्रश्न क्या पूछ रहा था, अगर किसी बच्चे की जो है मेंटल एज आपके 5 वर्ष है और क्रॉनिकल एज भी 5 वर्ष है, तो उसका आईक्यू कितना होगा, बता दीजिए कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे की मेंटल एज 4 ईयर है और आपके पास क्रॉनिकल एज भी 4 ईयर है, उसका आईक्यू कितना होगा? उसका आईक्यू कितना होगा? बात समझ में आई? ये कैसे हुआ? ठीक है, अब देखिए, कुछ को लग रहा है कि ऐसे ही लग रहा है कि चलो मेंटल एज भी इतनी है, क्रॉनिकल एज भी इतनी है, तो 100 ही होगा, क्योंकि आपके पास पूरा पूरा है, उसी साल उसी ईयर में बच्चा चल रहा है, उतनी उसके पास आईक्यू है, उसी के साथ। मतलब अगर 6 क्लास का बच्चा 6th की कक्षा अगर पास कर रहा है तो उसका आईक्यू कितना होगा? 100 होगा। अब इसको समझ लेंगे। जैसे मैंने 4 कहा, कर दीजिए मल्टीप्लाई कितने के साथ? 100 साथ। कितना हो गया आपके पास? कितना हो गया? 25। अब 25 को कर दीजिए ऊपर, फिर से वापस कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 को कर दीजिए, 5/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, इसको कितना होगा? 20। अब वापस ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस आ जाएगा आपके पास 100। कोई भी और आंकड़े ले लीजिए, 8 आप लीजिए, 8 को 8 से कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी आपको लास्ट में आपके पास 100 ही आंसर आएगा। तो जब आपके पास क्रॉनिकल एज और मेंटल एज सेम होगी तो आपके पास आईक्यू कितना बचेगा? आईक्यू 100 ही बचेगा। बात समझ में आई? करें, चले वापस क्वेश्चन पेपर पे। किसी को समझ नहीं आया तो बता दीजिए, बाद में मैसेज आप करोगे तो फिर मैं वहाँ पर इसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं आपका रिप्लाई कर सकता हूँ। किसी को कोई संदेह है तो निस्संदेह आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो फिर आपके पास को पेपर आपकी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास कहाँ तक आए थे हम आए थे आपके पास क्रॉनिकल और मेंटल एज। आपका क्वेश्चन नंबर 58 आपका हो गया है। फिर आपके पास अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्लासिकल कंडीशनिंग आपके पास किसके द्वारा आपकी दी गई है? तो ये देख लीजिए, आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग की पहली थ्योरी हम करने वाले थे, लेकिन अब तो शायद समय हो गया, हो सकता है कि हो भी जाए, लास्ट तक देख लेंगे अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो पेपर अगर हमके चला रहा तो पेपर ही आपके होगा आज कवर। तो किसके, कौन है इसके प्रवर्तक आपके पास? क्या स्किनर है, वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, कौन है आपके इसके प्रवर्तक? अगर आपको पता है कि आपके पास इवान पेवलोव आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित व्यक्ति हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऑप्शन इसमें से नन ऑफ दीज भी दिया गया है। ये प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा। यानी कि अभी तक भी हम देखें तो कम से कम डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, वो एक तो आपके पास ये वाला देखने को मिल गया, एक ये वाला प्रश्न देखने को मिल गया, एक प्रश्न हमने पहले किया है। अभी तक 3 प्रश्न तो हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जो हम कवर करके उसको पढ़ने के बाद उसको सही कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन तो आपके गलत हो उसको कवर कर ही नहीं सकते। जैसे कि आपके पास पीछे हमने देखा पेडागोजी वाला सेक्शन, उसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगले आपके देख लीजिए, अगले जो आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट स्टेज इन द लर्निंग ऑफ स्किल, कौशल अधिगम की पहली अवस्था। सीखने के लिए जो है पहले आपके पास क्या अवस्था आपके देखने को मिलती है? जब बच्चा छोटा होता है। हमने इसको पियाजे की जो आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें भी हमने इस बात को समझा है कि जब बच्चा छोटा होता है, स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है? इमिटेशन करता है, नकल करता है। नकल कह लीजिए या अनुकरण कह लीजिए, एक ही बात है दोनों की। जब आपने बच्चे को कहा कि पापा बोल, तो पापा बोलेगा, मम्मा बोल, मम्मा बोलेगा। ठीक है, ऐसे वर्ड जो बिना मात्रा वाले हैं, पापा, मम्मा, दादा, ठीक है, नाना, इस तरह के वर्ड, मामा, इस तरह के वर्ड आपके पास जिसमें मात्राओं का जो है ज़्यादा आपके पास जो है
जो नहीं है, जो मात्राओं का बाद में धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। ठीक है, तो ये वाले वर्ड आपके पास बच्चा कैसे सीखेगा? इमिटेशन के माध्यम से। तो सीखने की अगर हम पहली स्टेज की बात करें तो इन्फेंसी स्टेज आपके रहती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको आप कहते हो। सेंसरी मोटर स्टेज में आपके पास अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हम कह रहे हैं, इसको हम करेंगे कवर, अगर किसी ने साइकोलॉजी ढंग से नहीं पढ़ी है तो हम इसको कवर करेंगे, कोई बात नहीं। तो जीन पियाजे की जब स्टेज देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। उसमें पहले आपके पास जो लर्निंग के लिए बच्चा यूज़ करेगा वो इमिटेशन करेगा, नकल बच्चा करता है। बच्चा शब्दों को दोहराता है, बार बार दोहराता है, उन दोहराए गए शब्दों का बार बार अभ्यास करता है, और वही अभ्यास जो उसको जो है उसकी क्रिएटिविटी जो है उसकी सृजनात्मकता को बढ़ाता है, और उसको जो है धीरे धीरे आपके पास जो है बच्चे में जो है उस तरह की जो मेमोरी है वो डेवलप आपकी हो जाती हैं, उसके अंदर भाषा विकास आपके पास बच्चे में हो जाता है। तो पहली स्टेज आपके लर्निंग की क्या रहती हैं? ये आपके इमिटेशन रहती हैं। तो अगर जीन पियाजे की थ्योरी आपने ध्यान से पढ़ी है, बेशक यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको इस आधार पर, प्रथम अवस्था के आधार पर हमने देखा है कि पहले सीखने की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज सीखने की रहती ही आपके पास नकल है। बिना नकल के आप सीख ही नहीं सकते। मान लीजिए आपने इंग्लिश भी सीखनी है तो इंग्लिश भी आप क्या करेंगे? नकल करते हो। आप किसकी नकल करेंगे? या तो किसी कमेंट्री वाले की नकल करने लग जाएंगे, या किसी जो आपके पास जो सॉन्ग है, सॉन्ग को आप एज इट इज़ रटना शुरू कर दोगे, या फिर जो टाइटल्स, सब टाइटल्स आपके पास आते हैं मूवीज़ के अंदर, उन टाइटल्स को आप लिखना शुरू कर दोगे, प्रोवर्ब्स को लिखना शुरू कर दोगे। कर क्या रहे हो आप? नकल ही कर रहे हो, अनुकरण ही कर रहे हो, इमिटेशन ही कर रहे हो। चाहे बच्चे के हिसाब से देखो या किसी नई चीज़ के हिसाब से देखो, या मान लीजिए कि आपको इमिटेशन का और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप बड़े हो गए, अब आपने मान लीजिए कि आपने कार ड्राइव करनी है, तो आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग में किसी कार चलाने वाले को देखोगे कि अच्छा इसने ये वाले प्रोसेस की है तो मुझे भी यही करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब भी लर्निंग होगी, लर्निंग की जो पहली स्टेज है वो हमेशा इमिटेशन रहती है। आपको सीखने के लिए किसी ना किसी को देखना पड़ेगा, किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी ना किसी को जो है किसी ना किसी का अनुकरण आपके करना होगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग आपके पास क्या होगी? इमिटेशन आपके पास होगी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये कौन है आपके पास? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर आपके माने जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझे आपके यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बिल्कुल आपके सही लगता है, लेकिन आपके पास फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हर्बर्ट का नाम भी आपके आता है, और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की हर्बर्ट को ही आपके यहाँ पर एज ए राइट आंसर कंसीडर किया गया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं किसको लूँगा? मैं एडवर्ड जो आपके पास थॉर्नडाइक है उसको आपके लूँगा। और अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो मैं आपके पास नन ऑफ दीज आपके इसमें लगाऊंगा। अब इस तरह के प्रश्न आपके पास जो है ये समस्या पैदा करते हैं जब आपको पता भी होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द। अब हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जब आप एचपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने थॉर्नडाइक का पढ़ा है, हर्बर्ट का आपने नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप जो है अब ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दीज है, आप ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आपके पास हर्बर्ट दिया है तो हर्बर्ट आपको जो है यहाँ पर एज ए राइट आंसर आपको लेना होगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, जो कि आपके पास रिलीज़ की गई थी हमीरपुर बोर्ड द्वारा। अब ऐसे प्रश्न आपके पास ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, और ये आपके पास निस्संदेह कन्फ्यूजन रहेंगे लास्ट तक। इसमें पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर आपके पास क्या किया जाए। या तो आपके पास अगर हर्बर्ट देना था, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे जो लगता है कि आपके पास एग्जामिनर ने थोड़ा सा गलत किया। गलत इसलिए किया कि अगर हर्बर्ट ही आपके पास राइट आंसर देना था तो फिर आपके पास ऑप्शन जो डी है नन ऑफ दीज की बजाय कोई और व्यक्ति का नाम दे सकते थे, ऐसा हो सकता था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आपके पास क्या सोच रहे थे आपके पास एग्जामिनर, कि आपके पास एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दे दिया गया। जबकि हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जब भी पढ़ते हैं तो हम थॉर्नडाइक का नाम ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी आपके देखने को बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो देखने को मिलता है, द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द क्लासेस। तो आपके पास ऑडियो विजुअल एड की अगर हम बात करें तो आपके पास कक्षा में जो प्रयोग किया जाता है ये क्या है? मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट। सेकेंड ऑप्शन, मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर एंड एनहेंस द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। क्या लगता है आपको? द यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, यानी कि जितनी भी टीचिंग एड्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट है, या कक्षा में इनका जो प्रयोग होता है वो किसके लिए आपके पास होता है, किसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा? ये आपके पास हेल्पफुल रहेगा
उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको और ज़्यादा जो जल्दी समझ में आ जाएगा, या उनके लिए आपके पास हेल्पफुल है जो धीमा सीखते हैं, या उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो बच्चे थोड़े से उदास बैठे होते हैं, उदास मतलब कि जो बिना इंटरेस्ट के बैठे होते हैं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, या उनके लिए हेल्पफुल रहेगा कि जो मुख्य विषयों से विद्यार्थी का ध्यान अन्यंत्र हटा लेता है, यानी कि बच्चों का ध्यान जो है कई बार आपके पास कहीं और ही चला जाता है सपनों में, उनको जो है आपके पास कक्षा में बनाए रखने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे जो इसमें बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी ही है। ऑडियो विजुअल एड से हम जो बच्चे थोड़ा कम सीखते हैं, कम सीख पाते हैं एक समय के अंदर, मान लीजिए कि आपने 1 घंटे पढ़ाया, 1 घंटे में से हार्डली 10 मिनट का जो है वो आपके याद रख पाएंगे, यानी कि 10% ही आपके याद रहता है। वैसे ऑलमोस्ट जो सामान्य जितना भी आपके IQ रहता है सभी को 10% के आसपास ही याद रहता है। कुछ आपके पास जो है अधिक रख पाते हैं, वो इंटेलिजेंट है, कुछ आपके पास 10% तक ही रख पाते हैं, वो आपके पास नॉर्मल है, कुछ 10 से थोड़ा कम रख पाते हैं, 7-8% के आसपास। उनके लिए आपके पास ये ऑडियो विजुअल एड्स आपके पास क्लासरूम में ज़्यादा जो है यूजफुल रहेगी अकॉर्डिंग टू इस ऑप्शन के हिसाब से। अब देखें, बाकी वैसे देखा जाए तो ऑडियो विजुअल एड्स आपके पास जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, यूजफुल इसलिए भी रहती हैं, एक तो आपके पास इंटरेस्ट बना रहता है, दूसरी अगर मैं बात करूँ जो आपके पास कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो उसमें आपके पास कंटेंट की जो है वैल्यू आपके बढ़ जाती है। तीसरी अगर मैं बात करूँ जो आपके पास ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो आपके पास टीचर को हेल्प करता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाने में, एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक डेप्थ तक कितना लिया जाए उसमें भी टीचर की भी हेल्प करेगा। और फोर्थ की अगर मैं बात करूं, अगर किसी विषय के संबंध में अगर आपके पास क्यूरियोसिटी कम है तो उसको इन्हेंस किया जा सकता है, तो इन्हेंस करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपके पास टीचिंग जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो आपके पास काम करती हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका अलग अलग आयाम निकल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो ऑप्शन भी आपके सही होगा। हमेशा मैं आपके पास ये एक बात कहता हूँ कि साइकोलॉजी में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें से गलत नहीं है। अब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये उन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है जो बुद्धिमान है, ये कैसे मैं कह सकता हूँ? क्यों, मोर इंटेलिजेंट जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं क्या वो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उन्हें ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करने के लिए ज़्यादा उनको प्रोत्साहित किया जाए या उनको ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाया जाए तो कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए भी आपके हेल्पफुल है। लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हम कक्षा में जो प्रयोग करेंगे वो आपके पास उन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी हैं जो थोड़ा धीमे सीखते हैं, वो आपके पास उसके माध्यम से थोड़ा अधिक सीख पाते हैं, क्योंकि जितना हम सुनकर सीखते हैं उससे ज़्यादा हम देखकर भी सीखते हैं। अगर सुनकर और देखकर हम आपके पास सीखना लग जाए तो हमें जो है ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी, बजाय कि आपके पास लेक्चर मेथड से या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, दोनों का आपके पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसमें होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके साथ में क्वेश्चन पेपर आपके पास यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ या आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन पेपर आपके पास सिर्फ मैं बोल कर करता, मैं प्रश्न आपको बोल रहा था और आप यहाँ पर ऑप्शन देख ही नहीं पा रहे हो, तो क्या आपको ज़्यादा समझ आता है या फिर अभी समझ आ रहा है कि आप देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो? तो यहाँ पर इस तरह से जो आपके पास ज़्यादा यूजफुल आपके रहेगा, ऑडियो विजुअल दोनों आपके। अगला प्रश्न आपके देख लेंगे। प्रश्न आपके पास है द एक्टिविटी टेक्निक्स है, तो कार्यकलाप तकनीक अगर हम देखें तो ये आपके पास किस तरह की होती हैं? जब भी कार्यकलाप की बात करते हैं, एक्टिविटी टेक्निक की बात करते हैं, तो ये 2 तरह से प्रश्न आपके बनता है। ऐसे प्रश्न को जो है आपके पास एग्जामिनर के हिसाब से अब इसमें चलना पड़ेगा। अब क्या ये आपके पास कार्यकलाप जो तकनीक है ये स्टूडेंट सेंटर ही हो सकती है, क्या टीचर सेंटर नहीं हो सकती? हो सकती है। जब भी ऐसे प्रश्न आपके पास आए तो आप क्या करें, 2 तरह से सोच कर देखिए, एक तो टीचर सेंटर, दूसरा स्टूडेंट सेंटर। अब यहाँ पर एग्जामिनर सोच रहा है स्टूडेंट सेंटर। कार्यकलाप जब भी हम एक्टिविटी बना रहे हैं, एक्टिविटी की जो टेक्निक है वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि किस टेक्निक से आपके पास जो इस एक्टिविटी को प्रेजेंट किया जाए, इस एक्टिविटी को डिलीवर किया जा सकता है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। क्या वो स्टूडेंट के काम की है, क्या स्टूडेंट उसको जो आपके पास यूज़फुल रहेगी स्टूडेंट के लिए, क्या उसको स्टूडेंट आपके पास प्रयोग में ला पाएगा, तो स्टूडेंट सेंटर आपके पास रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि एक्टिविटी टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट सेंटर। क्या ये टीचर सेंटर भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। एक्टिविटी के लिए टेक्निक जो आपके यूज़ की जा रही है वो टीचर सेंटर इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो टेक्निक आपके यूज़ की जा रही है, अगर आपके पास टेक्निक बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, वो आपके पास टीचर खुद ही उस टेक्निक को आपके पास सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है, अपनी स्किल्स आपके पास उस टेक्निक के माध्यम से आपको नहीं बता पा रहा है, या अपनी स्किल्स आपके पास हो सकता है उसके पास लैक ऑफ स्किल्स हो उस टेक्निक को यूज़ करने की, जैसे कि आपके पास इंटरेक्टिव पैनल जो आपके पास
स्मार्ट क्लासरूम के अंदर अब आपके देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो टीचर उसको यूज़ करता है तो स्टार्टिंग में आपके पास उसके फंक्शनिंग का आपके पास उतना ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे में आपके पास जो है टीचर सेंटर को आपके पास ध्यान में रखकर भी जो जितनी भी आपके पास टीचिंग टेक्निक है उनको आपके पास जो है बनाया जाता है, ताकि टीचर को भी आपकी हेल्प मिल सके और उस टेक्निक को जो भरपूर तौर पे आपके पास जो है स्टूडेंट के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, बजाय उसके कि आपके पास बहुत से फीचर ऐसे हैं जो कि टीचर यूज़ ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में स्टूडेंट को आपके पास जो है उसकी जो लाभ है उसका आपके नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास कार्यकलाप जो तकनीक है यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का इसमें बेनिफिट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके पास कौन सा होगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इस पर आपके पास बड़ा ज़्यादा आपके पास विवाद रहता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके पास ये भारत में कब आया? जितने भी ऑफिशियल आंसर की के आपके पास फाइनल आंसर की के जो आते हैं वो 1990 ही आपके पास राइट आंसर आपके बताते हैं, जो भी आपके पास सही बात है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में समस्या कब आती है? अभी तो इसमें इस वाले ऑप्शन में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है अगर यहाँ पर ऑप्शन होता है आपके पास 1986, तब यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो सकता था इस प्रश्न में। और ये समस्या इसलिए हो सकती थी क्योंकि 1986 में जो आपके पास राष्ट्रीय नीति आई थी, जो डिवाइस हुई थी, उसमें इसके बारे में बात की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत में लाया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक्चुअल में था क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जितनी भी भारत में जो आपके पास स्कूल्स है, उन स्कूल में जितनी भी मूलभूत जो आपके पास आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स आपके रहती हैं स्कूलों के लिए, और बेसिक नीड्स स्कूल के लिए उस जो है समय के हिसाब से आप देखिए कि आपके पास 1986 के हिसाब से अगर आप देखिए तो रिकमेंडेशन जो दी होगी, उस रिकमेंडेशन में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि आपके पास एक कमरा होना चाहिए हवादार, और रोशनी की आपके पास पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास ब्लैक बोर्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास चाक आपके पास होना चाहिए लिखने के लिए, वाइट चौक आपके पास जो होता है। उसके अलावा आपके पास जो है पानी पीने के लिए आपके पास पर्याप्त जो है व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें छत आपके लगी हो, ऐसा ना हो कि धूप के समय में धूप अंदर आ रही है छत से और बारिश के समय में बारिश आपके आ रही है। तो यानी कि मूलभूत जितनी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं भारत में एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आपके पास शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रोग्राम को आपके लाया गया था, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसकी शुरुआत आपके पास 1990 में हुई और ये रिकमेंडेशन जो आपके दी थी 1986 के अंदर आपके पास ये दी गई थी। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने ये रिकमेंडेशन दी थी। इम्प्लीमेंट ये आपके पास होती है 1990 से। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जब आपके पास ऑप्शन 1986 हो और जब भी आप बुक्स वगैरह में देखो या फिर आपके पास, आपसे मैं कल पूछूंगा कि आप इसको सर्च करके आना, कहीं भी आप रिसोर्स बता देना, कहीं भी 1990 आपके कहीं नहीं लिखा हुआ है, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है। हो सकता है कि अब कुछ एनसीईआरटी वालों ने नोट के साथ इसको डाल दिया गया हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट इन। अब देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की है, तभी तो मैं कह रहा हूँ थ्योरी वाला सेक्शन हमें करना ही है। थ्योरी वाला हम नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं बने, इनडायरेक्ट इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट एनहांस्ड बाय, यानी कि निर्देशों की प्रयास और त्रुटि पद्धति को सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से? जब भी हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखते हैं थॉर्नडाइक की, तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी? हमने हमेशा एक चीज़ आपके ध्यान रखना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में जो आपके पास एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसके ऊपर किया गया था? थॉर्नडाइक ने एक केट के ऊपर। केट को आपने क्या किया था? पिंजरे के अंदर छोड़ दिया था, यानी कि इंडिपेंडेंट उसको हमने छोड़ा और इंडिपेंडेंट उसके द्वारा जो एक्टिविटी है उसको हमने नोट डाउन किया और उस एक्टिविटी के बेस पर उसने जो है संयोगवश आपके पैर उसके जो है लीवर पर पड़ता है और आपके पास संयोगवश दरवाज़ा खुल जाता है। हालांकि स्टिमुलस का इसमें ज़रूर यूज़ किया गया था, लेकिन जब भी हम निर्देशों की बात करते हैं, जब भी इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट मेथड आपके पास ट्रायल एंड एरर ही रहता है कि आपने जो निर्देश देने हैं। मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट का एक आपने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में अपने पास क्या कर दिया, आपने उस ग्रुप को आपने इंस्ट्रक्शन दी कि आपने इस जो है प्रॉब्लम्स को आपके क्या करना है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसको इंडिपेंडेंट आपके पास जो है उस समस्या का समाधान करने के लिए अवसर आप देंगे, ना कि आप जो है, हालांकि उसके लिए आप जो उसको स्टिमुलस का यूज़ कर सकते हैं। आप 5 बच्चों का आपके ग्रुप बना दीजिए, 5-5 बच्चों के आपके 3 ग्रुप बना दिए आपने, और आपने क्या एक समस्या तीनों ग्रुप के लिए आपने एक ही समस्या दे दी। और आपने जो स्टिमुलस के रूप में आपने क्या करना है, आपने कहा कि जिस ग्रुप ने जो है इस समस्या का समाधान निकाल दिया,
उस ग्रुप को जो है नोटबुक आपके दी जाएगी। अब यहाँ पर स्टिमुलस का यूज़ करेंगे और बच्चे क्या करेंगे, अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट इनहेंस्ड बाय इंडिपेंडेंट स्टडी। इंडिपेंडेंट स्टडी ऑप्शन बी बिल्कुल आपके सही होगा। बजाय कि आप क्या करेंगे, आप रोल प्ले करेंगे एज ए आपके पास फैसिलिटेटर या फिर आपके पास जो टर्म्स आपके यूज़ की जाती थी, किसके लिए आपके पास क्या फोल्डिंग जो आपके पास है उसको आपके करेंगे, या फिर ऑडियो विजुअल लेसन, ये तो आपके बनता ही नहीं। डेवलपमेंट लेसन ये भी नहीं है आपके पास बनता। अगर आप ध्यान से किसी भी थ्योरी को पढ़ेंगे तो उस थ्योरी से आपके पास आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी में आपने देखा था कि केट को बिल्कुल आपके खुला छोड़ दिया था अंदर, वो पूरी तरह से अपनी एक्टिविटी के लिए तैयार है, समस्या उसके सामने है, उसको इंस्ट्रक्शन उसको पता है कि आपको क्या है, उसके सामने एक मछली का टुकड़ा बाहर रखा है स्टिमुलस के रूप में, उसकी स्मेल, उसको फ्रेगनेंस जो है वो मोटिवेशन का काम उसके लिए कर रही है। तो यहाँ पर आपके पास जो उससे रिलेट करके आप जो है इसके राइट आंसर तक आप यहाँ पर निकल सकते थे। अगला प्रश्न आपके पास है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बुक एंड द आई वाइल रीडिंग। तो पढ़ने के समय जो है आंखों और किताबों के बीच में जो है न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ये प्रश्न 2-3 तरह से अलग अलग तरह से पूछा जाता है। एक तो प्रश्न पूछा था इंच में और दूसरा पूछा था सेंटीमीटर में। 12 इंच में आप देखें तो 12 इंच, और जब सेंटीमीटर में जो सेंटीमीटर में इसको 25 सेंटीमीटर के आसपास इसको अप्रोक्सीमेट जो राइट आंसर आपके दिया जाता है, अलग अलग जितने भी आपके पास जो आंसर की आपकी आई है किसी भी स्टेट के अंदर, जब ये प्रश्न आपके पूछा गया है टीचिंग एग्जाम में, तो 25 सेंटीमीटर। अब 12 इंच और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 12 इंच कितने सेंटीमीटर होते हैं ये भी आपके लिए समस्या है, तो अगर इंच और सेंटीमीटर का आपको पता है, ये मैथ वाले आपके अधिकतर बेहतर जान सकते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए एजुकेशन कमीशन से प्रश्न बनते हैं, ट्रायंगल फार्मूला यानी कि त्रिभाषिक सूत्र, 3 भाषा आपके पास होनी चाहिए। जब भी हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो 3 भाषाओं का प्रयोग हमें करना चाहिए। रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने आपके दी है। कोठारी कमीशन क्या कहता है, कोठारी कमीशन कहता है कि आपके पास 3 लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। एक आपके पास हिंदी होनी चाहिए, फिर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए पढ़ाने के समय, और तीसरी आपके पास जो है मदर टंग है, यानी कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो त्रिभाषी जो फार्मूला है, त्रिभाषी सूत्र, हु गेव द ट्रायंगल फार्मूला, ये आपके कोठारी कमीशन द्वारा आपके पास दिया गया है, ऑप्शन बी। जब हम देखेंगे एजुकेशन कमीशन, हम राधा कृष्ण आयोग के बारे में बात करेंगे, कोठारी कमीशन के बारे में, बेसिक एजुकेशन कमीशन जिसको आपके पास गांधी की आपके पास बुनियादी शिक्षा, आपके पास आधार शिक्षा भी इसको कहा जाता है, तो उसके बारे में हम इसको बात करेंगे, डिटेल में हम देखेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल, यानी कि निम्न में से क्या शिक्षण कौशल समाहित करता है। तो शिक्षण कौशल आपके पास क्या समाहित करेगा, एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, आपके पास ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ऑल ऑफ दीज। वैसे तो अगर देखा जाए शिक्षण कौशल की जब बात करें, टीचिंग स्किल की जब हम बात करते हैं, तो टीचिंग स्किल में आपके पास एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये ऐसे तो आपके सारे आते हैं। और जब आप स्किल्स आप पढ़ते हो, जैसे बीएड में आपने जो है टीचिंग स्किल आपने जब पढ़ी थी तो अलग अलग आपने पढ़ी थी, ब्लैक बोर्ड राइटिंग आपने पढ़ा था, स्टिमुलस के बारे में आपने पढ़ा था, तो ये आपके पास अलग अलग जो स्किल्स है वो सारी आपके आती हैं। तो वैसे तो आपके पास ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन आपके पास ऑफिशियल आंसर की में आपके पास इसमें कौशल समाहित जो करता है, तो सारे कौशल आपके पास एक्सप्लेनिंग जो है वो इसी के अंदर समाहित हो जाते हैं। क्या शिक्षण कौशल समाहित करता है, तो आपके पास कंप्राइज टीचिंग स्किल आपके पास जो एक्सप्लेनिंग है, किसी भी टॉपिक की अगर आपको एक्सप्लेनिंग आ गई तो वो आपके पास ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आपके पास क्वेश्चनिंग का, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, मान लीजिए एक स्किल है, लेकिन वो आपके पास एक ही स्किल है, सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल आपके बताता है। दूसरा आपके पास क्वेश्चनिंग जो है, क्वेश्चनिंग आपके पास जो है इंटरेक्शन के लिए आपके रहती है, वो क्वेश्चनिंग आपकी आती है। बीएड में आप जब उसको पढ़ते हो, जो लेसन प्लान जब आप बनाते हो, तो जब स्टार्टिंग में आप बनाते हो जो आपके 5 to 7 मिनट वाले हैं, उसमें आपके पास ये वाली स्किल्स, आपको 5 तरह की जो स्किल्स आपके यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए, वो आपको सिखाई जाती है, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बचेंगे, प्रश्न आपके पास आगे रहेगा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग क्यूरियोसिटी कैन बी डेवलप्ड एंड इन रीच इन स्टूडेंट्स। तो जब भी आपके पास किसी शिक्षण पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों में जिज्ञासा अधिक विकसित और समृद्ध की जा सकती है, तो किस पद्धति द्वारा, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड आपके पास क्या होता है, स्वतः शोध पद्धति, यानी कि जो टीचिंग है, टीचिंग क्यूरियोसिटी डेवलप होगी किसी भी स्टूडेंट के अंदर
बच्चों को खुद अपनी खोजबीन करने की आपकी आदत होती है। बच्चे जो है एक समस्या का समाधान के लिए किसी भी जो है आपके पास जो है मेथड को यूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग टेक्निक्स आपके यूज़ में ला सकते हैं और उस खोज पद्धति या उस शोध पद्धति के द्वारा बच्चे जो है ज़्यादा आपके पास अधिक विकास आपके पास बच्चे कर पाते हैं। तो किसी भी शिक्षण पद्धति के द्वारा जो है विद्यार्थियों में जिज्ञासा और अधिक आपके पास विकसित की जा सकती हैं। तो इसमें शोध पद्धति आपके पास सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट कहेंगे या फिर आपके पास ये मान के कि सबसे ज़्यादा जो इसमें बेस्ट ऑप्शन आप देखने को मिलता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, तो इसको आपने लिखना है ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक अप्रोच, इसको दोनों के नाम से इसको आपके जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या है, एनालिसिस मेथड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता है, सुपरवाइज स्टडी मेथड आपको पता है। एक बार इसको सर्च कर लेना आपके पास ये की होती क्या है आपके पास ह्यूरिस्टिक मेथड आपके पास क्या होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड में आपके क्या करेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड में आपके पास समस्या दी जाती है, उस समस्या का जो है खुद आप जो है रिसर्च उसके ऊपर करते हो और उस रिसर्च के आधार पर जो आप जो है एक निश्चित जो है क्या कहेंगे आपके पास एक निश्चित गोल की प्राप्ति करती हो, तो उससे संबंधित आपकी मानी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पद्धति द्वारा विद्यार्थियों में जो है जिज्ञासा और अधिक विकसित और समृद्ध आपके पास हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपके पास हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर हम देखें अगला प्रश्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा। नेक्स्ट, द पर्सनल फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग इज। नेक्स्ट आपके पास है अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक। अधिगम को जो प्रभावित करता है कौन कौन आपके पास करेंगे, अभिगम को प्रभावित आपके पास कौन कौन से आपके कारक कर सकते हैं, ये आपके पास मैच्योरेशन एंड एज आपके कर सकते हैं। कैसे, अब आपको लगेगा कि पर्सनल फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग इज। अब देखिए जनसंचार तो आपके पास व्यक्तिगत कारक के रूप में नहीं आता, पर्सनल फैक्टर आपके पास अफेक्ट लर्निंग ये तो नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो है लर्निंग के आपके पास लेवल आपके पास कितना है, उसकी जो आपके पास कैपेबिलिटी कितनी है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर कितनी है किसी भी तरह की चीज़ को सीखने के लिए, जनसंचार उसको प्रभावित नहीं कर सकता। अब जनसंचार एक माध्यम जरूर बन सकता है, एक मीडियम आपके बन सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है, नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा सकता है, अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो दे सकता है, लेकिन वो आपके पास जो है प्रभावित उसको नहीं कर पाएगा। अगर जनसंचार नहीं भी है तो पहले बुक्स भी तो हुआ करती, तो बुक्स से भी तो आपके पास जो अधिगम हुआ करता था, तो इसको प्रभावित आपके नहीं होगा। अभिजात वर्ग पेयर ग्रुप आपके नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सभी में अपनी क्या है अपनी बुद्धि होती है, कुछ आपके इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ आपके पास मन बुद्धि आपके पास होते हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड आपके पास होते हैं, तो अभिजात वर्ग भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ संगति खराब कर सकते हैं और कुछ नहीं। एक बच्चे का अगर IQ हाई है, अगर उसके पास अच्छी जो संगति नहीं है, अच्छा ग्रुप उसके पास नहीं है, तो उसको आपके डिस्ट्रैक्ट जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसके जो लर्निंग को प्रभावित नहीं किया जा सकता। उसका लर्निंग का जो आपके पास अगर उसको जो है 100 वर्ड उसको 1 मिनट में याद हो रहे तो उसको 100 वर्ड तब भी याद हो गए और वैसे भी। तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल फैक्टर व्हेन अफेक्ट लर्निंग इज, और आर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा सीधा यहाँ पर मैच्योरेशन एंड एज। और मैच्योरेशन और एज क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी लर्निंग जो एबिलिटी है वो आपके पास कम होती चली जाती है। जब बच्चा छोटा होता है, चाइल्ड बच्चा होता है, इन्फेंसी पीरियड में जब बच्चा होता है, वहाँ पर बच्चे की सीखने की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे में भाषा विकास बहुत तेज़ी से होता है। और जैसे जैसे आपके पास आयु बढ़ती जाती है, मैच्योरेशन आपकी होती जाती है, वैसे सीखने की गति धीमी होती जाती है, बहुत थोड़ा समय ज़्यादा लगने लग जाता है। तभी आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ बच्चे जैसे BEd कर ले, JBT कर ले, साथ साथ रनिंग में टेट आपके बच्चों का हो जाता है और किन्हीं बच्चों का फंस जाता है तो काफ़ी 5-5, 6-6 साल आपके लंबा लटक जाता है। क्या रीज़न है, यही रीज़न है कि आपके पास जो है आपकी मैच्योरेशन और एज है वो आपके अब इफेक्ट कर रही है आपकी लर्निंग को। कैसे अफेक्ट कर रही है, आपको लर्निंग हो नहीं रही है, आप जो है चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। जब आपके पास एक प्रोसेस चल रहा था उस समय बेहतर आप थे, और धीरे धीरे अब आपका जो है यहाँ पर सीखने की जो एबिलिटी है वो आपके पास धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और फिर अब जब आपके पास बुढ़ापा आपके आ जाएगा तो फिर तो आप बच्चों की तरह बिहेव आपका करना शुरू कर देंगे। हालांकि कहा जाता है कि जितने जो है बुजुर्ग व्यक्ति हो उतना ज़्यादा अनुभवी होता चला जाता है, वो आपकी सही बात है। ज़िंदगी भर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन उस सीखने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती चली जाती है आयु के साथ साथ। नेक्स्ट आपकी स्लाइड देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास क्या कहती हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्देशित करता है कि शिक्षकों के लिए प्रति माह कम से कम कितने सप्ताह या कार्य आपके घंटे अनुसार में डिवाइड किया जाए। तो ये तो आपके पास जो एजुकेशन कमीशन है वो रिकमेंडेशन आपकी जब रहती हैं
तो उसमें आपके रहता है। अब अगर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 देखिए तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसमें एक टीचर के जो कितने आर आपके काम करेगा वो भी मिल जाएगा। किसी का माइक ऑन है, देख लेना बीच में, ठीक है। कितने घंटे आपके पास एक शिक्षक काम करेगा वो भी आपके देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक स्टूडेंट एक टीचर आपके पास कितने स्टूडेंट को आपके पास पढ़ाएगा ये भी आपके लिखा होगा। साथ में आपके पास ये भी आपके उसमें मेंशन रहेगा कि एक टीचर जो है कम से कम कितने पीरियड्स आपके लगाएगा 1 वीक के अंदर, कितने पीरियड्स, कितने 30 से 35 के मिनट के आसपास का पीरियड आपके पास होता है एक, तो कितने पीरियड्स आपके बच्चे यहाँ पर लगाएगा, स्टूडेंट्स आपके, टीचर आपके लगाएगा स्टूडेंट्स के। ये सारी चीज़ें आपके पास जो है इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में सारी स्पेसिफिकेशन आपके पास है। ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव आपके नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है क्रिएटिविटी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि सृजनात्मक विकास का आशय क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब भी हम देखते हैं, कॉग्निटिव आपके जो विकास हो रहा है वो किसका हो रहा है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप इसको देख पा रहे हो, नहीं देख पाते। दो तरह की डेवलपमेंट व्यक्तियों में देखने को मिलती है, फिजिकली और कॉग्निटिवली। फिजिकली डेवलपमेंट जो आपकी होगी वो शारीरिक विकास हम देख पाते हैं, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। और दूसरा जो विकास होगा वो आपके पास कॉग्निटिव होगा, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये भी आपने ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फिजिकली जो आपके चेंजेस देख सकते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी भी चाइल्ड में, कि बच्चे का आकार बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, बच्चे के जो आपके पास हाथ बाजू आपके पास लंबी हो रही है, यानी कि शारीरिक परिवर्तन हम देख सकते हैं। आकार आपके पास हो गया, कद आपके पास हो गया, इसके अलावा वजन आपका बढ़ सकता है, लेकिन बौद्धिक विकास को हम नहीं देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जो है 4 से 5 लैंग्वेज आपके आती हैं तो हम उसको नहीं देख सकते जब तक कि वो आपके पास आपको सामने उन लैंग्वेज को यूज़ करके नहीं बताएगा। तो यहाँ पर आपके पास संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होगी वो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस होगी, वो डेवलपमेंट ऑफ ये आपके पास इंडिविजुअल भी नहीं होगी, फिजिकल भी नहीं होगी, और आपके पास यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड भी नहीं होगी। ये तभी तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब भी हम देखते हैं, जीन पियाजे की देखें, चाहे ब्रूनर की हम बात करें, चाहे वाइगोत्स्की इसके बारे में बात करें, इन सभी की थ्योरी में हम एक ही चीज़ देखते हैं कि बौद्धिक विकास बच्चे का कैसे होगा, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर आपके पास जिम्मेवार हैं। जैसे कि आपके पास जीन पियाजे एक अलग पेयर ग्रुप का आपके लेकर चलते हैं कि इस एज ग्रुप में बच्चे की ये विशेषताएं हैं, फिर ब्रूनर अपने हिसाब से बताते हैं, वाइगोत्स्की अपने हिसाब से बताते हैं कि कल्चर, सोशल और आपके पास जो लैंग्वेज है वो इसको आपके प्रभावित करती हैं। तो सभी के अपने मत है, उसके बारे में हम थ्योरी के सेक्शन में हम बात वैसे भी कर लेंगे। आगे आपके पास है व्हाट सजेशन वाज गिवन बाय द मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन के द्वारा क्या सुझाव आपके दिया गया है। तो जितने भी आपके कमीशन रहेंगे एजुकेशन से, सभी ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी है। इन्होंने बायलिंगुअल की बात की थी, ठीक है, बायलिंगुअल में 2 भाषाओं की। जब त्रिभाषा की बात करते हैं, त्रिभाषा आपके कौन देता है, वो तो कोठारी कमीशन आपके देता है, जबकि बायलिंगुअल की बात आपके मुदालियर कमीशन आपके करते हैं। आगे आपके पास है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। अब ये डिसलेक्सिया है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिनको आपके पास एचपीटेट के अंदर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो यहाँ पर हमें ये कवर करना पड़ेगा टॉपिक। जितने भी आपके पास जो डिसऑर्डर है वो सारे डिसऑर्डर आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 तरह के डिसऑर्डर आपके पास रहते हैं। एक आपके पास रहता है जो आपके पास लर्निंग डिसऑर्डर है, दूसरा रिटन डिसऑर्डर आपके पास देखने को मिलेगा, तीसरा मैथमेटिकल डिसऑर्डर। ये 3 डिसऑर्डर आपके पास अलग आगे आगे अलग अलग टाइप के अंदर आपके पास ये डिस्क्राइब रहते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली आपके जो पूछा गया है, ये पूछा गया आपके पास डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये एक तरह से रीडिंग डिसऑर्डर है। पढ़ने में इसमें जो आपके पास जो है विकृति रहती हैं, गलत वर्ड आपके पास बोलते हैं, रीडिंग डिसऑर्डर रहता है, पढ़ने का ज्ञान आपके नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर। इसके अलावा मैथमेटिकल आपके पास डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर आपके पास, वो फिर मेंटली रिटायर्ड स्टूडेंट आपके पास रहते हैं, उनसे संबंधित आपके ये देखने को मिलता है। इसको कंप्लीट करेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास है, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे डायरेक्ट, इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। जितना हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट आ जाएंगे, जो कवर करने वाले हैं, जो डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, ये कैसे होते हैं, ये डाइवर्जेंट थिंक होते हैं। ये वाला प्रश्न आपके पास जो है गिफ्टेड स्टूडेंट्स वाला, ये इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि एचपीटेट के अंदर ये कम से कम 20 बार आपके पूछ लिया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है, एचपीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेना, कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन आ गया है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आपके कैसे होते हैं, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या याद रखना है, अब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये तो चलो आपको पता होगा, ये छोड़ दीजिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, इन दोनों के बारे में आपको देखना पड़ेगा। किसी का माइक ऑन है, बीच में सरसराहट आ रही है, देख लीजिए एक बार, या मैं जाकर चेक कर लूँ। किसी का माइक है ऑन और वो डिस्टर्ब आपके कर रहे हैं बीच में। किसका माइक ऑन है, कर दिया ऑफ, ओके
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपने देखना है कि डाइवर्जेंट थिंकर और आपके पास, चलो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। मंडे को हमारी वैसे भी साइकोलॉजी की क्लास आपकी है, साइकोलॉजी हम मंडे से आपके स्टार्ट करेंगे। आज पेपर ही आपके सॉल्व हुआ और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपके पास कन्वर्जेंट थिंकर और डाइवर्जेंट थिंकर, इन दोनों को देख लेना, फिर आपकी क्लास में इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आगे तो फिर HPG के हैं। अब एक पेपर और देख लेंगे, ये आपका क्वेश्चन पेपर, ये भी आपके पास किसका है, ये भी कमीशन का ही पेपर है। तो ये वाला देख लीजिए कैसे प्रश्न आपके पास, ये माइंड मैपिंग, ये वाले प्रश्न आपके पास माइंड मैपिंग, टोनी बुजान, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। एक काम मैं करूँगा, आपको इसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ग्रुप में देख लेना पेपर विद ऑप्शन, इसको सॉल्व कर देना। एक ये वाला काम मैं आपके कर दूंगा। ये वाला अगर आप पेपर देखें, ये वाला प्रश्न पत्र, ये आपके पास GBT वाला है शायद, नहीं ये भी आपके पास TGT का है। GBT का ये वाला पेपर है आपके, GBT का, इसको देख लेना। इसमें आसान से प्रश्न आपके पास आया है GBT वाले में, ठीक है। दोनों देख लेना, GBT और TGT दोनों देख लेना, इसको मैं आपको भेज दूंगा। बाकी वैसे तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख भी रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको भेज भी दूंगा इसको। ये वाली जो क्लास है इसको मैं यूट्यूब पर भी आपको डाल दूंगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पेपर वगैरह आपके बाकी यूट्यूब पे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश, उनको भी आपके पास मिल जाएगा थोड़ा सा आइडिया कि कैसे हम साइकोलॉजी का पेपर के देख के आपकी तैयारी करें। तो ये वाले क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। किसी ने कुछ पूछना है तो फिर पूछ लीजिए, आपके कमेंट सेक्शन पे मैं वापस आता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, फिर आपको मैं होमवर्क के क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कि क्या करना है अगले क्लास के लिए। GBT के मैथ के आपके पास जो है ये फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के आपने देख लेना, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मुझे वैसे मैथ नहीं आता, लेकिन GBT कमीशन मैंने एक बार दिया है, 2019 वाला कमीशन, वैसे ही मैंने दिया था उस समय, लेकिन मुझे मैथ उसमें मेरे ऑलमोस्ट ठीक हो गए थे सारे क्वेश्चन। संडे सेशन, संडे ये वाली वीडियो मैं संडे वाले में डाल दूंगा। मैं कल संडे है तो कल इसको मैं लाइव डाल दूंगा। नेक्स्ट वाले संडे से हम कुछ और कर लेंगे क्वेश्चन पेपर को छोड़कर, फिर हम फुल वीक का रिवीजन हम क्या करेंगे संडे वाले सेशन में। मुझे समय एक्चुअल में थोड़ा सा बिजी हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि संडे को 11 बजे वाले सेशन आपके कंटिन्यू में कर दूँगा। बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आज के टॉपिक से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया है। हाँ, कल आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं है, कल संडे सेशन आपका रहेगा। अगर आपने रिवीजन के लिए ज्वाइन करना होगा तो कर लेना, 11 बजे इसको मैं लाइव डाल दूंगा आपके। साइकोलॉजी का जो थ्योरी सेक्शन है वो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको आइडिया लग गया है कि अब थ्योरी सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी सेक्शन हम नहीं छोड़ सकते, थ्योरी के बेस पर ही हम इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बता दीजिए होमवर्क में आप क्या करेंगे। अभी आपने करंट अफेयर हमने देख लिया है, ठीक है, और 10 क्वेश्चन जिन्होंने करंट अफेयर के नहीं किए अभी तक कवर, 4 आपके पास हो गए, अब वो आपने कर लेने। साइकोलॉजी की बुक आपके पास लेने की आवश्यकता नहीं है, साइकोलॉजी यहीं कवर हो जाएगी आपकी कंप्लीट, क्योंकि एक बुक के अंदर सारी आपके पास कवर नहीं है थ्योरी सेक्शन। बाकी अगर आपने लेनी होगी तो फिर आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, क्वालिटी लर्न पॉइंट की ऐप है, उस ऐप में जाकर स्टोर सेक्शन में साइकोलॉजी की बुक है, वो 100 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ेगी। वैलिडिटी एक बार देख लेना, उसमें से आपके आ जाएगा। वो आपने तब लेना जब एग्ज़ाम आपके आने वाला होगा, अभी से मत लेना उसका ना, ठीक है। होमवर्क आपको देता हूँ, होमवर्क आप लिख लीजिए।